Good morning, students. Today we discuss our first chapter of economics. बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने जियोग्राफी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आज हम अपनी इको शुरू करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें जो है, इसमें क्या बताया गया है कि पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। इसमें इमेजिनरी मतलब जिसको बस कल्पना की हुई है, वास्तव में वो विलेज नहीं है। लेकिन पालमपुर के माध्यम से हमें जो जो बताया गया है कि विलेज गांव में क्या क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है, और पालमपुर में पहले क्या सिस्टम था और बाद में धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता गया फिर क्या चेंज आए वहाँ पे, वो सारा इस इमेजिनरी विलेज के माध्यम से हमें बताया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, पालमपुर में जो प्रोडक्शन होता था उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स बताए हैं पालमपुर में, कौन कौन से। सबसे पहले आपका लैंड, सेकंड वन लेबर, थर्ड वन कैपिटल एंड द ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स प्रोडक्शन विल बी डन। अब जो सबसे पहला फैक्टर हमारा दे रखा है लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंड किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। और उसके साथ साथ और भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पे आपका आता है लेबर। लेबर क्या है, आपकी वर्किंग फोर्स, एक तरह से काम करने की जो ताकत होती है उसको लेबर बोलते हैं। और लेबर आपकी स्किल्ड लेबरर भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कुशल कारीगर, कर्मचारी जिन काम करते हैं, जो श्रमिक। और दूसरे टाइप की लेबर भी होती है। दूसरे टाइप की लेबर क्या होती है, जैसे मशीनरी वगैरह होगी आपकी, उसको एक तो होती है आपकी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आते हैं आपके टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारे के सारे फिजिकल कैपिटल में, फिक्स्ड कैपिटल में आते हैं, मतलब जिनमें चेंज नहीं हो सकता। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो आपकी मनी है, जो आपके पीपल हैं, वो सारे किस में आते हैं, आपकी वर्किंग कैपिटल में। द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ द ह्यूमन कैपिटल। जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए वो है ह्यूमन कैपिटल। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. कोई भी जो प्रोडक्शन होता है वो इन चारों को मिलाकर, चारों फैक्टर्स जो आपको दिए हुए हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इनको मिलाकर ही कोई भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यह इस पिक्चर में देखिए, आपको बताया जा रहा है कि फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती किस किस चीज़ की, कौन कौन सी फसलें उगाते थे। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, वीट, गेहूं की खेती। जो गेहूं उगाई जाती थी वहाँ पे, जो 75% था पालमपुर का, वो मैक्सिमम फार्मिंग में इन्वॉल्व था वहाँ का पालमपुर का। 75%, मतलब टोटल एरिया का 75% एरिया जो कवर होता था वो फार्मिंग में कवर होता था। और आफ्टर 1960 देयर वाज नो एक्सपेंशन ऑफ लैंड। अब 1960 के बाद क्या हुआ, पहले क्या होता था कि जो खेत ज़मीन थी उसको बढ़ाते रहते थे, कि थोड़ा सा और आगे कर लिया, थोड़ा सा और आगे कर लिया, क्योंकि सारी ज़मीन ऐसे ही पड़ी रहती थी। लेकिन 1916 के बाद ये रूल बन गया था कि जितनी ज़मीन जिस एरिया में आती है वो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो 1916 के बाद पालमपुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब लैंड तो बढ़ी नहीं, जितनी लैंड थी उसमें प्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग किया गया। फार्मिंग एक्टिविटीज़, देखिए जो फार्मर्स थे, जो लेबरर्स थे, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते थे। हमें पता है कि पालमपुर में मैक्सिमम फार्मिंग होती थी। तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता था, देखिए आप इसमें दिखाई दे रहा है कि कटाई की होगी पहले फसल की, फिर उसको इकट्ठा किया होगा, फिर उसको उसमें से गेहूं को अलग कर दिया होगा, भूसे को अलग किया गया होगा। ये सारी की सारी कौन सी हैं, आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी बता रही है कि कैन वी ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या हम एक ही ज़मीन पर कुछ ज़्यादा भी उगा सकते हैं। मतलब जब एक ही ज़मीन से एक से ज़्यादा फसलें ली जाएं, एक से ज़्यादा फसलें एक ही टाइम में उगाई जाएं, तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टी क्रॉपिंग। और इसमें यही बताया गया है कि जो क्या एक ज़मीन पर, एक ही जगह पर एक से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है वो,
देखिए इसमें बता रखा है कि मल्टी क्रॉपिंग की वजह से किया जा सकता है। पहला दिया है इन्होंने कि मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा फसलें उगाना। दूसरा क्या दिया है इन्होंने कि जो HYV सीड्स होते हैं आपके, जिनको आप हाइब्रिड सीड्स बोलते हैं, और जो आपके केमिकल्स होते हैं, इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, एक ही टाइम में एक ही ज़मीन पर ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये दिखा रही है कि एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि 1965 में जो प्रोडक्शन था पल्सेस का और वीट का, वो कितना था, जो बढ़कर 2001 में कितना हो गया, बिकॉज ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, बिकॉज ऑफ यूज़ HYV सीड्स एंड बिकॉज ऑफ प्रॉपर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब जो पालमपुर के जो किसान थे उनके बीच में लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, इसमें क्या बताया है कि कुछ ज़मीन जो थी 1/3 पार्ट जो था ज़मीन का, वो कहाँ था, वो ऐसा था, ऐसे लोगों के पास था जिनके पास ज़मीन नहीं थी। 1/3 पार्ट पॉपुलेशन का, तो उनके पास ज़मीन नहीं थी। बाकी का जो था वो जो स्मॉल लेवल के फार्मर्स थे उनके पास था। और 240 फैमिलीज़ कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स, 240 फैमिलीज़ जो थी वो स्मॉल प्लॉट्स पे खेती करती थी। जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स आर स्कैटर्ड अराउंड द विलेज, दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स। 60 फैमिलीज़ ऐसी थी जिसमें जो बड़े फार्मर्स में आती थी, लार्ज फार्मर्स में आती थी। और टोटल कितनी फैमिलीज़ थी वहाँ पे, 450 फैमिलीज़। अब इसमें देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है कि जब फसल की कटाई हो जाती थी, फसल को उठाया जाता था, तो पालमपुर के लोग उसको अपने घर तक ले जाने के लिए, बाज़ार तक ले जाने के लिए किन किन मीन्स का यूज़ करते थे। अब यहाँ पे किसका यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बुलॉक कार्ट यूज़ की जा रही है, एक बैलगाड़ी का यूज़ किया जा रहा है। हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करता था, अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में क्या पढ़ा है कि कुछ लोग ऐसे थे 40% जिनके पास ज़मीन नहीं थी, तो वो किसका काम करते थे, एज अ लेबर वो काम करते थे। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कैपिटल जो फार्मिंग में यूज़ की जाती थी वो कौन कौन सी थी, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब जो पैसा यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए, अब जो लार्ज स्केल फार्मर थे उनके पास तो ऑलरेडी पैसा था, तो उनको तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो छोटे लेवल के फार्मर्स थे वो क्या करते थे, मनी लेंडर से मनी को बोरो करते थे, उधार लेते थे, और जिसका उनको ब्याज समेत वापस करना पड़ता था। तो उनको इस चीज़ की भी टेंशन रहती थी। लेकिन जो बड़े लेवल के थे उनके पास ऑलरेडी होता था, और कई बार जो स्मॉल लेवल फार्मर्स थे वो लार्ज लेवल फार्मर्स से भी मनी बोरो करते थे। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट। अब जो मान लो ज़मीन में जो खेती की जाती थी उसमें से कुछ तो ऐसा था जो उनके यूज़ में आ जाता था, लेकिन कई बार क्या होता था, सरप्लस हो जाता था। आपको सबको पता ही है कि आप गेहूं की खेती करते हो, तो ये तो नहीं है कि आपके घर में पूरा पूरा ही होता है, वो ज़्यादा भी होता है। तो आप उसको कहाँ, सरप्लस जो आपके पास बची हुई जो फसल है, प्रोडक्शन है, उसका आप क्या करते थे, पालमपुर वाले क्या करते थे उसको, तो उसको मंडियों में ले जाया जाता था। और मंडियों में कैसे ले जाते थे, वो किसका यूज़ करते थे, बैलगाड़ी का यूज़ करते थे। बुलॉक कार्ट हो गए, आपके ट्रैक्टर हो गए, ट्रक्स हो गए, इनके ज़रिए वो क्या करते थे, अपनी जो सरप्लस प्रोडक्शन था उसको मंडियों में बेचकर आते थे। अब वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास ना तो ज़मीन थी और जो ना लेबरिंग का काम करते थे, तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या आता है आपका, जैसे आपका हो गया डेयरी प्रोडक्शन, जब आप दूध से बना हुआ सामान, दूध का प्रोडक्शन जो होता है, दूध का जो काम करते हैं, वो सारा का सारा डेयरी प्रोडक्शन में आता है। उसके बाद जो है आपका शॉपकीपिंग हो गया, कुछ लोग शॉपकीपर थे, उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई थी, वो किराना स्टोर भी हो सकता है, किसी और चीज़ की दुकान भी हो सकती है। तो वो सारे के सारे काम किस में आते हैं, आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। ट्रांसपोर्ट के लिए वो क्या क्या यूज़ करते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था, ट्रांसपोर्ट जो फसल भेजी जाती थी अपनी मंडियों में, मंडियाँ कहाँ थी, रायगंज में, और रायगंज तक जाने के लिए किस चीज़ व्हीकल का यूज़ किया जाता था, रिक्शा का यूज़ किया जाता था, टोंगा का यूज़ किया जाता था, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड बाय द पीपल ऑफ पालमपुर।
अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ये हैं, इनमें ये आपने नोट करने हैं बेटा, ये मैं बोलती हूँ आप नोट करते जाओ, अपनी कॉपी और पेंसिल आपने अपने साथ रखनी है। फार्मिंग इज़ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैनी चेंजेस इन फार्मर्स आर प्रैक्टिस्ड, दीज हेल्प्ड देम टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। वही जो मैंने पीछे बताया है कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता था फार्मिंग्स के थ्रू होता था। बहुत चेंज आए 1960 के बाद, बहुत चेंज आए, और जब आपको पता है कि नई नई टेक्निक्स यूज़ होने लगी खेती में तो बहुत चेंज आए। मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से बहुत चेंज आए। जो फार्मर जो स्मॉल लेवल के फार्मर थे उनके ऊपर एक प्रेशर होता था कि वो कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे, तो उनको अगर उन्होंने मनी लेंडर से पैसा ले भी लिया तो उसको देने के प्रेशर में वो रहते थे। लेबर इज़ अबंडेंट बट नॉट फॉलोइंग न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग सो माइग्रेटिंग। अब जो लेबर थी वो भी माइग्रेट होने लग गई थी क्योंकि सबको क्या था, काम चाहिए होता था। इसमें क्या आता है, जो नॉन फार्मर सेक्टर था, जैसे अभी हमने पढ़ा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जो इंक्लूड होता था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो ओनली 24 फैमिलीज़ इंक्लूड थी उसमें से 100 में से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। और कैपिटल प्रॉब्लम वहाँ पे रहती थी, डिपेंडिंग अपॉन मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड होते थे वो। लैक ऑफ मार्केट इज़ अनदर लिमिटेशन, मार्केट में पहुँचाने की, मार्केट की जो कमी थी, क्योंकि रायगंज दूर था उनसे, तो रायगंज जाना ही उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती थी, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि जिसके पास अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वो पहले हायर करेगा, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम थी, मार्केट अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे। और अब वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे मैक्सिमम कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। देखिए आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि पोटैटो, वहाँ पे आलू की खेती करते थे पालमपुर के लोग। व्हीट फील्ड्स, गेहूँ की खेती करते थे। शुगर केन और गन्ने की खेती करते थे। Okay guys, this is our first chapter of economics, the story of village Palampur. Thank you. Have a nice day.